नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही पूरे जोश और खरोश के साथ तैयार कर रहे होंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी लोग अपनी तैयारी में पूरे जोश के साथ लगे रहें, ऐसी हमारी आशा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग भारतीय संविधान यानी कि राज्य व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे। उसमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग आज साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका जो कि आपको पीछे बोर्ड में दिख रहा होगा, ब्लड यानी कि रक्त के बारे में आज हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे इसका निर्माण होता है, शरीर में इसका क्या काम है और किस तरीके से ये हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनका संचालन करता है और मनुष्य या मानव को क्या करता है, जीवित रखने का काम करता है। इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कि रुधिर होता क्या है। तो यह क्या है, रुधिर यानी कि ब्लड। ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये कोलाइड विलयन के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात इसकी प्रकृति कैसी है, तो कोलाइडी है। इसको अगर छाना जाए किसी पात्र में तो क्या होगा, ये जो है जैसे कि दूध जब छानते हैं तो मलाई जैसा ऊपर दिखने लगता है। इसी तरीके से अगर आप ब्लड को छानेंगे तो पूरी तरीके से ब्लड छानेगा नहीं, उसमें से कुछ कण उसके जो है उस पात्र में ऊपर दिखाई देंगे। यह उसका क्या करता है, यह प्रकृति उसके कोलाइडी विलयन होने का एक स्वरूप है। इससे कि हम पहचान सकते हैं कि ब्लड क्या है, एक कोलाइडी विलयन है और क्या है, तरल संयोजी ऊतक के रूप में यह जाना जाता है। बात करते हैं कि ब्लड का हमारे शरीर में काम क्या है। तो ब्लड जो है हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक तरल पदार्थ के रूप में जाना जाता है। और बात करें इसके रंग की तो यह क्या होता है, लाल रंग का संयोजी ऊतक होता है। इसका रंग लाल क्यों होता है, बात आती है कि ब्लड जो है उसका रंग लाल क्यों होता है। तो इसमें एक हीम नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल होता है। अब बात करते हैं कि महिला पुरुष में ब्लड यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करेंगे तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा हीमोग्लोबिन कुछ कम होता है। जैसे कि पुरुषों में कितना होता है, पुरुषों में होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और अगर महिलाओं की बात करेंगे तो उसमें 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन देखा गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होता है तो उनमें क्या होता है, आयरन की भी मात्रा कम होती है। अर्थात पुरुषों में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। इसलिए महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का जो शरीर है वो मजबूत माना जाता है। अर्थात उसका ढांचा जो होता है महिलाओं के शरीर की अपेक्षा मजबूत और कठोर होता है। इसलिए अगर एक पुरुष पर सामान्य तरीके से अगर कोई वार किया जाए या आप उस पर कोई चोट पहुंचाते हैं या हाथ से मारते हैं तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक चोट अनुभव होती है। वह उसका कारण यही होता है कि इनमें आयरन यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से हीमोग्लोबिन के बारे में या रक्त के बारे में पूरी जानकारी, कैसे इसका निर्माण हुआ, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। क्या है ब्लड यानी कि रक्त। ये क्या है, रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, रक्त एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, कोलाइडी होती है। अर्थात यह क्या है, कोलाइडी विलयन है। अब बात करते हैं रक्त का निर्माण कैसे होता है, ब्लड हमारे शरीर में बनता कैसे है। तो ब्लड एक तो बनता है लीवर यानी कि भ्रूण के मीलोडर्म से बनता है, जो गर्भावस्था में जो शिशु होते हैं उनमें बात की जाए, और दूसरा होता है अस्थि मज्जा से। तो अस्थि मज्जा जब गर्भावस्था में जब कोई भ्रूण होता है तो उसमें अस्थियां तो होती नहीं, अर्थात हड्डियां होती नहीं है। तो उसमें कैसे निर्माण होगा, तो ये क्या होता है, भ्रूण के मीलोडर्म से निर्माण होता है। यानी कि कह सकते हैं कि लीवर लीवर के द्वारा ही उनमें ब्लड का निर्माण होता है। और वयस्कों की बात करेंगे तो इनमें अस्थि मज्जा से जो है ब्लड का निर्माण होता है, यानी कि बोन मैरो, जिसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। जो लोग मांसाहारी हैं वो लोग जानते होंगे, जब हड्डियां इत्यादि बकरे या मुर्गे की हड्डियां इत्यादि उसके अंतर्गत जो लाल रंग का जो पदार्थ होता है वह क्या होता है, बोन मैरो होता है। उसी से क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड यानी कि रक्त का निर्माण होता है। तो अस्थिमज्जा से कहाँ होता है, वयस्कों में ब्लड का निर्माण होता है
और जो भ्रूण जो होता है अर्थी गर्भस्थ शिशु जो होते हैं उसमें ब्लड का निर्माण अगर बात की जाए तो वो भ्रूण के मीलोडर्म से होता है, अर्थात लीवर से ही होता है। बात करते हैं रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो रक्त जो होता है उसका पीएच क्या होता है 7.4 होता है, अर्थात रक्त की प्रकृति कैसी होती है, बेसिक होती है, यानी कि इसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय है। अब बात करते हैं क्षारीय और अम्लीय का पता कैसे लगाएं, तो पीएच वैल्यू अगर पीएच 7 है तो ये क्या है, उदासीन कहलाता है, उदासीन। उदासीन अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ब्लड जो है उसकी वैल्यू क्या है, 7.4 है, अर्थात हमारा ब्लड जो होता है वह क्या है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति का है। यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाता है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, उसमें कई सारे विकल्प दिए होंगे, 7, 7.4, 7.8, 7.6, तो उसमें क्या हो जाएगा 7.4। और कभी कभी पूछ देता है कि मानव ब्लड का की प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक है या बेसिक है, तो यह क्या है, बेसिक है, बेसिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ब्लड क्या है, क्षारीय विलयन है। आगे बात करते हैं महिलाओं में पुरुषों की तुलना में क्या होता है, रक्त की मात्रा कम होती है। महिलाओं में क्या होता है, पुरुषों की तुलना में रक्त की मात्रा कम होती है। अब देख लेते हैं होती कितनी है, तो पुरुषों यानी मेल्स में जो है ब्लड जो होता है लगभग 5.5 लीटर, देखा गया है कि लगभग 5.5 लीटर ब्लड जो है पुरुषों में पाया जाता है। और इसमें बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो पुरुषों का हीमोग्लोबिन महिलाओं की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर देखी गई है। अब ब्लड की वैल्यू कितनी होती है, 5.5 लीटर, अप्रोक्स 5.5 लीटर। महिलाओं की बात करते हैं तो इसमें अप्रोक्स 5 लीटर ब्लड होता है। और हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, अर्थात पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। इसलिए इनमें क्या होता है, आयरन की मात्रा भी, आयरन की मात्रा, आयरन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और इसमें क्या होती है, पुरुषों में आयरन की मात्रा अधिक होती है। पुरुषों में क्या होता है, आयरन की मात्रा अधिक होती है, महिलाओं में क्या होती है, आयरन की मात्रा कम होती। क्यों होती, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन कम होता है। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आयरन भी कम होगा। इसीलिए क्या होता है कि जब महिलाओं की अपेक्षा अगर पुरुषों की अपेक्षा अगर महिलाओं पर अगर किसी प्रकार से वार किया जाएगा या धक्का या चोट मार कोई लगाई जाए तो उसमें क्या होगा, इनको अधिक चोट लगती है पुरुषों की अपेक्षा, अर्थात पुरुषों में आयरन की मात्रा अधिक होती है। इसलिए इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो महिलाओं की अपेक्षा कठोर या मजबूत माना गया है और महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा कमजोर माना गया है, अर्थात इनमें चोट का अनुभव ज्यादा होता है। आगे बात करते हैं रक्त का स्टोरेज, यानी कि रक्त बनता कहाँ से, ये हम लोगों ने जान लिया। बात करते हैं कि रक्त हमारे शरीर में स्टोर कहाँ पर होता है, तो ये स्टोर कहाँ होता है, ये मानव के उदर गुहा, उदर गुहा में एक पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, स्प्लीन, यानी कि प्लीहा या तिल्ली। तो हमारा रक्त कहाँ पर स्टोर हो जाता है, जाके स्प्लीन में, यानी कि तिल्ली जिसको बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं, प्लीहा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लीहा। तो प्लीहा में स्टोर होता है। अब बात आती है स्टोरेज, तो इसका तिल्ली में हो गया, प्लीहा में हो गया। तो रक्त का कब्रगाह, अर्थात जो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो उनका जीवन काल की बात करेंगे तो ये क्या होता है, लगभग 120 डेज, लगभग 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं। और जब ये मर जाती हैं ब्लड सेल्स तो वह कहाँ पर जाती हैं, तो तब भी वह तिल्ली या प्लीहा में ही जाती हैं, अर्थात तिल्ली या प्लीहा को क्या कहा जाता है, रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। अर्थात डेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वह कहाँ चली जाती हैं, प्लीहा यानी कि तिल्ली में स्टोर होती हैं। और बाकी पूरे शरीर का ब्लड जो स्टोरेज कहाँ होता है वह भी कहाँ है, स्प्लीन में है। यहाँ से भी यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मानव रक्त का स्टोरेज हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। और ब्लड का या रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है, या लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो वह क्या है, तिल्ली या स्प्लीन को। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया, आगे भी पूछा जाता रहेगा। आगे बात करते हैं स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा
उसके शरीर के भार के लगभग 7 से 8% तक होती है। यह भी प्रश्न बहुत बार बहुत परीक्षाओं में पूछा गया, आगे भी पूछा जाता रहेगा कि हमारे शरीर में या कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके शरीर के भार का कितना प्रतिशत उसमें ब्लड की मात्रा पाई जाती है। तो कितनी होती है? 7 से 8% तक ब्लड पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो उसमें लगभग कितना 3.5 से 4 लीटर तक ब्लड पाया जाएगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से किसी भी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की मात्रा को लगभग लगभग कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी मेजरमेंट के। अब बात करते हैं रक्त के प्रमुख घटक कौन कौन से, अर्थात रक्त में क्या क्या पाया जाता है। तो उसमें सबसे पहले क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा प्लाज्मा। और क्या पाया जाता है? आरबीसीज, जिनको क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। तीसरे नंबर पर क्या पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी, जिनको क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। और चौथे नंबर पर क्या आता है? प्लेटलेट्स, इनको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा रक्त के प्रमुख घटक के अंतर्गत प्लाज्मा हो गया, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीज हो गई, डब्ल्यूबीसीज हो गई और प्लेटलेट्स हो गई। अब बात हम लोग करेंगे कि इन सब के बारे में बारी बारी से जानेंगे क्या होता है प्लाज्मा, इसकी मैकेनिज्म क्या है, या हमारे शरीर में इसका क्या काम है, किस प्रकार से यह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करता है। रेड बेसिस यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का हमारे शरीर में क्या कार्य है, इनका किस प्रकार से हमारे शरीर में उपयोग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसीज के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से आगे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। बात करते हैं इसको याद कैसे रखा जाए। तो इसको याद करने के लिए आप या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, उसके बाद अपना नोट्स बना लें, या तो इस वीडियो को बार बार देखेंगे तब भी आसानी से याद हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद, इसके नोट्स बनाने के बाद आपको ब्लड यानी कि रक्त से संबंधित कोई भी प्रश्न हल करने के लिए किसी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी कोशिश इस वीडियो में पूरी रहेगी। तो मोटी मोटा जो हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा यह बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बनाने की कोशिश करें। चलिए साथियों, अब बात करते हैं हम लोग नंबर 1 पे रक्त के घटक की, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। प्लाज्मा क्या होता है, रक्त में इसकी मात्रा क्या होती है और इसका काम क्या होता है रक्त में। तो देखते हैं यह क्या है। हल्के पीले रंग का क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा क्या होता है? पीले रंग का, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जो जैसे कि चोट लगने पर जब हमारे शरीर में ब्लड निकलता है तो ब्लड रोकने की प्रक्रिया में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब ब्लड रुकता है तो उसके बाद ब्लड के ऊपर हल्का पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ पीले रंग का दिखाई देता है, वह क्या होता है? वह यही प्लाज्मा होता है। यह क्या करता है? चोट लगने पर ब्लड को थक्का बनाने में काफी मदद करता है। तो रक्त का लगभग 55 से 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा का ही बना होता है। यानी कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा की बात करें तो 55 से 60% होती है। अब प्लाज्मा में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं यह देख लेते हैं। तो प्लाज्मा में 90% तक क्या होता है? जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाई जाती है, 0.9% तक लवण और 0.1% क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। इसमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, अर्थात प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी उपस्थित होती हैं। और शेष पदार्थों की बात करें तो वह बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात इन पदार्थों की अपेक्षा अन्य जो पदार्थ हैं वो बहुत ही कम मात्रा में प्लाज्मा में पाए जाते हैं। बात करते हैं प्लाज्मा के कार्य की। तो प्लाज्मा का मुख्य काम यह होता है कि वह हमारे शरीर में पचे हुए भोजन तथा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जो है उनका शरीर में संवहन करता है। क्या करता है? हमारे शरीर में जो पचा हुआ भोजन है, जो उसमें विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनको, और जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनका क्या करता है? हमारे पूरे शरीर में उनका संवहन करता है, अर्थात शरीर की प्रत्येक कोशिका तक उसको पहुंचाने का काम किसका है? प्लाज्मा का है। बात करते हैं प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजन पाया जाता है, प्रोग्राम्बिन पाई जाती है, ग्लोबुलिन पाई जाती है। याद क्या है? प्रमुख प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, अर्थात रक्त का थक्का दबाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो वह क्या है? फाइब्रिनोजन। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि रक्त का थक्का दबाने में कौन से प्रोटीन काम में आते हैं। तो कौन सा आता है? फाइब्रिनोजन आता है। और फाइब्रिनोजन रक्त के किस भाग में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। तो फाइब्रिनोजन कहाँ पाया जाता है? ये प्लाज्मा में पाया जाता है। इसका मुख्य काम क्या है? रक्त के थक्का को जमाने या रक्त का थक्का बनाने में
मदद करता है। जब किसी व्यक्ति को चोट आदि लग जाती है या कट जाता है तो रक्त का बहाव रुकता है। उसके बाद जो रक्त का थक्का बने हुआ तो उसके ऊपर जो लसलसा पानी जैसा पीला हल्का पीला पदार्थ दिखाई देता है, वह क्या होता है? प्लाज्मा होता है। उसका काम होता है कि वह ब्लड का बहाव रोके। इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया प्लाज्मा क्या होता है, क्या उसका कलर होता है, उसकी मात्रा ब्लड में कितनी होती है, कौन कौन से पदार्थ उसमें पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं या नहीं होती हैं, उसका काम क्या है, इन सब चीज़ों को देखा। इस प्रकार से हम लोगों ने प्लाज्मा पढ़ लिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? आगे पढ़ेंगे आरबीसीज के बारे में, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में जानेंगे। चलिए साथियों, आगे हम लोग देखते हैं आरबीसीज के बारे में। अगला घटक क्या है रक्त का? आरबीसीज यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। तो क्या होती हैं लाल रक्त कणिकाएं? इनका हमारे शरीर में क्या काम है, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका जीवन काल कितना होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और याद रखने के लिए इनका नोट्स बनाते चलेंगे। तो आरबीसीज क्या होती है लाल रक्त कणिकाएं? इनको क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनका अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानी जाती हैं। बात करते हैं आरबीसीज के निर्माण की। तो यह क्या होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में आरबीसीज का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो भ्रूण जो होता है, मानव भ्रूण जो होता है, उसमें आरबीसीज या रक्त का निर्माण कहाँ से होता है? तो भ्रूण के मीलोडर्म से होता है। और जो वयस्क होते हैं उनमें क्या होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा के द्वारा आरबीसीज का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं आरबीसीज का जीवन काल की। तो आरबीसीज यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो कितने दिनों तक हमारे शरीर में जीवित रहती हैं, अर्थात वह कितने दिनों तक जीवित रहती हैं। उसके बाद जब वो डेड हो जाती हैं तो वो कहाँ जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आरबीसीज का जीवन काल क्या होता है? 120 दिन का होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाई जाती है। आरबीसीज में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हमारे शरीर में रक्त की मात्रा की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो वो हीमोग्लोबिन का ही टेस्ट किया जाता है, अर्थात पता किया जाता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। उसी के आधार पर हम लोग जानते हैं कि शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी है या आयरन कितनी मात्रा में है, आयरन की डिफिशियंसी है या नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। तो इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन तक क्या जीवित होते हैं। इस प्रकार से इनका ये चक्र चलता रहता है। नई ब्लड सेल्स बनती रहती हैं, पुरानी खत्म होती रहती हैं, नई बनती रहती हैं, पुरानी खत्म होती रहती हैं। और ये जो रेड बीसीज जो हैं ये खत्म होने के बाद डेड सेल्स जो होती हैं, डेड आरबीसी से कहाँ जाती हैं? तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन में, स्प्लीन को कहा गया आरबीसीज का कब्रगाह कहा गया। अर्थात इनका जीवन काल समाप्त होने के बाद यह कहाँ चली जाती है? दिल्ली में एकत्र होती चली जाती हैं। आगे बात करते हैं आरबीसीज में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है, परंतु अपवाद स्वरूप जो ऊंट है, ऊंट के आरबीसीज में केंद्रक पाया गया है। यहाँ से प्रश्न भी बना है कि आरबीसीज का डेड होने के बाद कहाँ जाती हैं? तो कहाँ कब्रगाह क्या है? प्लीहा को कहा गया है आरबीसीज का कब्रगाह। जीवन काल के बारे में भी बहुत बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा से आरबीसीज का निर्माण होता है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। केंद्रक होता है कि नहीं होता है, यह भी पूछा गया है। आरबीसीज की संख्या का पता लगाने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर में या ब्लड में कितनी मात्रा में आरबीसीज उपलब्ध हैं, इसकी मात्रा का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि शरीर में आरबीसीज की मात्रा कितनी है। बात करते हैं आरबीसीज का कार्य क्या है, हमारे शरीर में इनका काम क्या है, क्या करती हैं आरबीसीज, किस तरीके से हमारे मानव जीवन के लिए या किसी भी जीवित जीव के लिए जरूरी है। तो आरबीसीज का कार्य क्या है? प्रमुखतः यह क्या करती हैं? हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको क्या करती हैं? हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम क्या करती हैं? आरबीसीज करती हैं। क्या करती हैं? हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन क्या है? सबसे प्रमुख घटक है, या सबसे प्रमुख आवश्यक तत्व जो है वह क्या है? ऑक्सीजन ही है, जिसके द्वारा हम लोग जीवित रहते हैं। और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ये लाल रक्त कणिकाएं करते हैं। इन्हीं में घुला हुआ ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है, जिसके कारण ही
हम लोग जीवित रहते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या करता है, यह आरबीसीज अपने साथ बाहर लाती हैं और सांस के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देती हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आरबीसीज के बारे में विस्तार से जाना, क्या होती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, क्या इनका हमारे शरीर में काम है और इनका जीवन काल कितना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए साथियों, बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की। इनको क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। बात करते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो डब्ल्यूबीसीज जो है उनका हमारे शरीर में क्या काम है या किस प्रकार से ये हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं में मदद करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इन्हें क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यूबीसीज को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। और डब्ल्यूबीसीज की संख्या आरबीसी की तुलना में क्या होती है, कम होती है। हमारे रक्त में डब्ल्यूबीसीज की जो संख्या होती है या उसकी मात्रा होती है वह लाल रक्त कणिकाओं अर्थात आरबीसी से क्या होती है, कम होती है। मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा की बात करें तो मनुष्य का शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा 6000 से लेकर 9000 प्रति घन मीटर तक होती है। कितनी होती है, 6000 से लेकर 9000 प्रति घन मीटर तक देखी गई है। यह सवाल यहाँ से विकल्प के रूप में कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। मनुष्य को के रोगग्रस्त होने की स्थिति में उसके शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है। जिससे क्या होता है, ब्लड कैंसर इत्यादि की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, ब्लड हमारे शरीर में ब्लड जो होता है उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, पतला हो जाता है, अर्थात वह ज़्यादा तरल हो जाता है। उसमें क्या होता है, आरबीसी की मात्रा घटने लगती है, जिसको क्या कह सकते हैं हम लोग, ब्लड कैंसर के रूप में जानते हैं। यह कब होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने की स्थिति में ऐसा देखा गया है। आगे बात करते हैं, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो यह अनुपात की बात करेंगे तो 600:1 का अनुपात देखा गया है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। अर्थात 600 क्या होंगी, आरबीसी होंगी, लाल रक्त कणिकाएं होंगी, तब जाके एक डब्ल्यूबीसी की यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो है की मात्रा आरबीसी की मात्रा से क्या होगी, या आरबीसी की मात्रा डब्ल्यूबीसी की मात्रा से क्या होगी, 600 गुना अधिक होती है। अर्थात कह सकते हैं कि ब्लड में अगर 600 क्या है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, तो एक श्वेत रक्त कणिका अर्थात डब्ल्यूबीसी होगी। तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर देखने की बात यह है कि आरबीसी की बात करते थे तो उसमें क्या, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं उसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, हमारे शरीर में ये करते क्या है। तो डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर में प्रमुख कार्य है, शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण होते हैं, जैसे कि जब शरीर की इम्यूनिटी घट जाती है, व्यक्ति बार बार बीमार होता है, तो उस समय क्या होता है, विभिन्न प्रकार के संक्रमण होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में डब्ल्यूबीसी ये विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण होते हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है, और जो संक्रमण के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो रोग फैलते हैं उनसे हमारे शरीर को बचा कर रखती है, अर्थात उनसे रक्षा करने का काम क्या करती है, डब्ल्यूबीसी करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी के बारे में विस्तार से पढ़ लिया। इनके जीवन काल की बात करते हैं तो क्या होता है इनका जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है, 3 से 4 दिन होता है अर्थात कह सकते हैं कि 3 से 4 दिन के बाद जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और नई डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं इनके माध्यम से होती हैं वह सुचारू रूप से चलते रहते हैं और व्यक्ति जो है अपने आप को विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाता है। इस प्रकार से ये डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना। चलिए साथियों, अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर प्लेटलेट्स की बात करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं, यह हमारे रक्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है, शरीर में जो है
किसी भी प्रकार से या विभिन्न प्रकार से चोट इत्यादि लगने की स्थिति में यह क्या करती हैं, ब्लड का थक्का बनाने में मदद करती हैं। और क्या करती हैं, जो शरीर में विभिन्न प्रकार की चोट इत्यादि से जो टिश्यू डैमेज होते हैं उनको क्या करती हैं, रिपेयर करने का काम भी करती हैं प्लेटलेट्स। बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार से कोई चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स, ब्लड में मौजूद जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको संकेत मिलता है कि किसी विभिन्न शरीर के किसी भाग में चोट चोट से क्या हो रहा है, ब्लड इत्यादि बहने की समस्या हो रही। तो ऐसी स्थिति में वहां पर प्लेटलेट्स पहुंच कर क्या करते हैं, ब्लड को क्योंकि क्लॉटिंग करने का काम करते हैं, अर्थात ब्लड का थक्का जमाने का काम करते हैं। इनको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स के निर्माण की बात करें तो यह कहाँ, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। और इनके मृत्यु की बात करेंगे तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जीवन काल की बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने रेड बीसीएस का जीवन काल की बात की तो उनका 120 दिन होता है, डब्ल्यू बीसीएस का जीवन की बात की तो 3 से 4 दिन होता है। इसी तरीके से जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं इनका जीवन काल भी 3 से 5 दिन तक होता है, अर्थात 3 से 5 दिन के अंतर्गत पुरानी प्लेटलेट्स जो होती हैं समाप्त हो जाती हैं और नई प्लेटलेट्स बनती रहती हैं। इस प्रकार से यह क्रिया समय दर समय चलती रहती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसीएस में केंद्रक पाया जाता है। यह केवल मनुष्यों तथा अन्य स्तनधारियों के रक्त में ही पाई जाती हैं। यानी कि प्लेटलेट्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, मनुष्यों में पाई जाती हैं और अन्य जो जीवधारी हैं उनमें भी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। बाकी जीवों में प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स के कार्य की अगर बात की जाए तो इनका मुख्य कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना और जो विभिन्न प्रकार की चोट इत्यादि या बीमारियों के द्वारा जो टिश्यू डैमेज होते हैं उनको क्या करती हैं, ये रिपेयर करती हैं, अर्थात उनको ठीक करने का काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। इस प्रकार से प्लेटलेट्स के बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से जान लिया। जो मेन चीजें थी उनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। और प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्लेटलेट्स के द्वारा ही हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का संकेत मिलता है, जैसे वीकनेस इत्यादि जब होने लगती है बहुत ज़्यादा तो प्लेटलेट्स काउंट चेक करने की सलाह दी जाती है। इस तरीके से प्लेटलेट्स के बारे में हम लोगों ने जो है बहुत ही विस्तार से पढ़ लिया। साथियों, इस प्रकार से हम लोगों ने आज रक्त यानी कि ब्लड के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की। उसके मुख्य मुख्य घटक जो थे जैसे कि प्लाज्मा हो गया, आरबीसीस हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए और रुधिर प्लेटलेट्स हो गए, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ा। ब्लड क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी है, कोलाइडी है या उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, मनुष्य के शरीर में ब्लड्स के कार्य क्या होते हैं या विभिन्न प्रकार के जो फंक्शंस शरीर में जो ब्लड के द्वारा होते हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से पढ़ा। यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो यह वीडियो देखने के बाद आप आसानी से हल कर लेंगे। और आने वाले समय में भी जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें भी विभिन्न प्रकार के जो ब्लड से संबंधित प्रश्न आएंगे उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। बात करते हैं ब्लड के कार्य क्या होते हैं। तो ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर में पचे हुए भोजन से विभिन्न प्रकार के जो उपयोगी तत्व होते हैं और विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, ऑक्सीजन इत्यादि का क्या करता है, संवहन करता है। हमारे शरीर के विभिन्न या समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और विभिन्न प्रकार के जो वेस्टेज या उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उनको निकालने का काम भी हमारे रक्त के द्वारा किया जाता है। और शरीर के ताप को नियंत्रित करने में भी ब्लड की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से ब्लड से संबंधित या सामान्य जानकारी से संबंधित एक लेक्चर पूरा हुआ। इसी कड़ी में आगे जो अगला वीडियो कल आएगा उसमें हम लोग ब्लड ग्रुप्स, विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप्स, कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं और कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को अपना रक्तदान कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में कल वाले वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे ही ब्लड पे लगभग 3 वीडियो के द्वारा हम लोग पूरा ये टॉपिक कवर करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर उपलब्ध विभिन्न सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस हैं उनको देखते रहें और अपनी तैयारी में इजाफा करते रहें। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों तक भेजें ताकि वह भी अपनी तैयारी में इसका भरपूर फायदा ले सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। धन्यवाद।